हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोशल फार्मेसी में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, WHO की डेफिनेशन क्या है हेल्थ को लेकर के, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होता है, ठीक है ना, एंड हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें तुम लोगों को इसमें शायद कुछ बातें समझ में आ रही होंगी और कुछ चीजें पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो ओके, ये भी सही है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे चेंज हो चुके हैं। पहले क्या होता था, जो इंसान बीमार नहीं है उसको हम हेल्दी बोल देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। हेल्थ की कई सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। एक है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि मेडिकल वाला कॉन्सेप्ट। हेल्थ हैज बीन व्यूड एज, हेल्थ को कैसे देखा जाता है, एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ऐसी बॉडी जिसमें डिजीज नहीं है। एंड इफ वन वॉज फ्री फ्रॉम डिजीज, और अगर कोई डिजीज से फ्री है, द पर्सन वॉज कंसिडर्ड हेल्दी, उस इंसान को हम लोग हेल्दी मान लेंगे। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या, ये हो गया मेडिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजी, हेल्थ इंप्लाइज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कंफर्ट। क्या अगर पेन नहीं होना चाहिए और किसी टाइप का डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए, एंड अ कंटिन्यूअस एडेप्टेशन, लगातार एडेप्ट हो रहा हो, एंड एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट टू इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। इकोलॉजी में क्या होता है, कोई भी जानवर जो होता है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से ढलता है, तेज धूप गर्मी उसको अपने हिसाब से क्या करता है, एडजस्ट करता है, और उसकी बॉडी का फंक्शन क्या चले उसमें बेस्ट होना चाहिए। तो वही यहां पर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने लगा दिया है ना, कि क्या कह रहा है, रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कंफर्ट। पेन और डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस एडेप्टेशन होना चाहिए, लगातार एडेप्ट करता रहे, जैसा माहौल ढल रहा है एडजस्ट करता रहे टू द एनवायरमेंट के साथ, टू इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। फंक्शन कौन से, बॉडी के फंक्शन, बॉडी के अंदर जो काम हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या, हेल्थ इज बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना। बायोलॉजिकल हो गया ये मेडिकल वाला, और सोशल यानी कि मेंटल लेवल को भी ये काउंट कर रहा है यहां पर। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक में एक तरह से कंप्लीट आ जाता है सब कुछ। क्या कह रहा है, अ साउंड माइंड, साउंड मतलब हो गया अच्छा, है ना, शोर वाला दिमाग नहीं है। साउंड माइंड का मतलब यहां पर क्या है, एक अच्छा दिमाग। इन अ साउंड बॉडी, एक अच्छे शरीर में, हेल्दी शरीर हो गया, हेल्दी माइंड। अच्छा, हेल्दी माइंड से मतलब क्या है, हेल्दी माइंड क्या हो, जिसके अंदर खुरापात ना चल रही हो, अंदर द्वंद ना चल रहा, द्वंद होता है ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कि यार ये करना हो, चिंता ना चल रही हो, वो ऐसा माइंड जो शांत है, अपने काम पर ध्यान दे रहा है बस। दैट इज योर साउंड माइंड। इन साउंड बॉडी, इन अ साउंड फैमिली, एक साउंड फैमिली में, इन अ साउंड एनवायरमेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे सब कुछ लेके चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इंसान का जो हेल्थ है, उसका बॉडी, उसका दिमाग, उसकी फैमिली का माहौल, उसके आसपास का माहौल कैसा है। ठीक है, ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटीज लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क, कम्युनिकेशन, अदर सेक्टर हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो कह रहा है सब कुछ मिला करके, एग्रीकल्चर खाना पीना हमारा हो गया, जानवर आसपास जो है हमारे, फूड इंडस्ट्रीज कैसी है हमारे भाई, ना जहां इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे क्या करती हैं, चीज हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं। तो ये हो गया हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, पूरा डिटेल फुल। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो भाई जब भी डेफिनेशन की बात आती है, हेल्थ की बात होगी, तो WHO जरूर बीच में आएंगे, पूरी दुनिया का ठेका इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, हेल्थ क्या कर रहा है, हेल्थ एक ऐसी अवस्था है, स्टेट, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। वो फिजिकल भी फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशल वेलबींग, है ना, समाज सोसाइटी में भाईचारा और अपना घुल मिल के रह रहा हो इंसान। एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, मेयरली सिर्फ डिजीज का एब्सेंस होना, डिजीज ना होना या इन्फर्मिटी, है ना, कमजोरी ना होना ही हेल्थ नहीं कहलाता है। हेल्थ के दायरे अब बढ़ चुके हैं, पर तुम फिट तो हो, लेकिन क्या है, आए दिन खुरापात करते रहते हो, तुम्हारे मोहल्ले में किसी से बनती नहीं है, तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो वो फिर हेल्थ ही नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो कह रहा है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, सोशल को भी यहां जोड़ा गया है।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डिजीज नहीं है तो हम उसे हेल्दी कहेंगे, गलत, ठीक है ना। ये तुम्हारा कहीं ना कहीं 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, और उसके साथ क्षमता होनी चाहिए कि लीड कर सके सोशली एंड इकोनॉमिकली, सामाजिक और इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमी में सब कुछ आ जाता है, पैसा है, अपने जो लाइफस्टाइल है, सब कुछ आ जाता है। प्रोडक्टिव लाइफ, एक लाइफ को प्रोडक्टिव मतलब अच्छा करना, प्रोडक्टिव लाइफ मतलब जहां पे लाइफ में आप कुछ अचीव करते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए सोशली और इकोनॉमिकली वो लाइफ में कुछ अचीव कर सके, तो वो सब चीजें इसके अंदर काउंट होती हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ऑपरेशनल मतलब जो काम में लगती है, जो लगातार चलती रहती है। कंडीशन और क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एक ऐसी कंडीशन या क्वालिटी है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की जो एक्सप्रेस करता है एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन कंडीशन, किसी गिवन कंडीशन में उसके जो फंक्शन है वो पर्याप्त हो, सही सलामत हो। जेनेटिक और एनवायरमेंटल, जेनेटिक मतलब उसकी बनावट और मेंटल आ जाएगा, और एनवायरमेंटल में उसका आसपास का चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। दस हेल्थ मीन्स, तो हम कह सकते हैं हेल्थ का मतलब क्या है, नो ऑब्वियस एविडेंस ऑफ डिजीज एंड दैट द पर्सन इज फंक्शन नॉर्मली, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए और पर्सन जो है वो इंसान नॉर्मली काम कर रहा हो। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर फंक्शनिंग एडिक्वेटली, जो ऑर्गन्स है बॉडी के वो फंक्शन कर रहे हो परफेक्टली, कह लो यहां पर, एज वेल एज इन रिलेशन टू वन अनदर, इक्विलिब्रियम और होमोस्टैटिक, और वो सही से काम कर रहे हो और दूसरे के साथ एक जो ऑर्गन होता है वो दूसरे ऑर्गन के साथ क्या करता है, तालमेल बिठा करके काम करता है। तो इस हिसाब से वो खुद भी सही से काम कर रहे हो और दूसरे के साथ भी तालमेल बिठा करके काम कर रहे हो, है ना। जैसे डाइजेशन हम करते हैं, पेट खाना पचाने का काम कर रहा है, साथ में ग्लैंड्स आकर के जूस सिक्रीट करती है जिससे कि खाना पचने में हेल्प होती है। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इसको हम लोगों ने 6 डायमेंशन में तोड़ा हुआ। डायमेंशन मतलब उसका एक तरह से कह लो कि जैसे डायमेंशन होता है ना, किसी का एरिया होता है या किसी का लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। तो हेल्थ में हम लोग फिजिकल देखते हैं, मेंटल देखते हैं, सोशल देखते हैं, स्पिरिचुअल देखते हैं, इमोशनल देखते हैं और इवोकेशनल देखते हैं। यानी कि ये 6 की 6 चीजें क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, तो वो क्या माना जाएगा, हेल्थी माना जाएगा। इनमें से कहीं भी कोई चीज गड़बड़ होएगी तो हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी। ये 6 चीजें फिट तो बंदा हिट, ठीक है, बन गया तकिया कलाम एक। ये 6 चीजें फिट होंगी तो बंदा हिट होगा, ठीक है ना, लाइफ में अपनी। तो फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल हेल्थ मींस परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अब सबको पता है फिजिकली फिट होने का मतलब क्या है, बॉडी के सारे पार्ट सही से काम करने चाहिए, इन विच ईच ऑर्गन इज वर्किंग इन हार्मनी। हार्मनी मतलब तालमेल के साथ, विद द मैक्सिमम कैपेसिटी, हर एक ऑर्गन अपना काम कर रहा हो हार्मनी के साथ, सबके साथ तालमेल करता हुआ मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ को काम कर रहा हो, जो उसकी मैक्सिमम क्षमता हो सकती है। फिजिकल हेल्थ इज अचीव्ड बाय द एक्सरसाइज। कैसे हम अच्छा फिजिकल हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाएं, एडिक्वेट रेस्ट, पर्याप्त रेस्ट लें अगर काम बहुत ज़्यादा कर लिया है, स्लीप होना चाहिए, स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है ना। बट आजकल 90% लोग ये काम करने लगे हैं ना, अल्कोहल और स्मोक करने लगे हैं दिखाने के लिए, है ना। तो ये काम नहीं करना चाहिए कायदे में। टू मेंटेन प्रॉपर फिजिकल हेल्थ देयर इज नीड फॉर टेकिंग सेफ्टी प्रिकॉशन। अगर हमको प्रॉपर फिजिकल हेल्थ मेंटेन करनी है तो हमको सेफ्टी लेनी है, प्रिकॉशन लेना है, एंड रेगुलर फॉलो अप विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके हम रेगुलर टच में हमें रहना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन में क्या क्या होती है बात हमने समझ ली है, मन से भी लिख सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ क्या है, गुड कॉम्प्लेक्शन, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कलर है वो क्या होगा, अच्छा कलर का मतलब ये नहीं कि गोरा होना है, कलर मतलब हम कहते हैं ना कि सुना होगा कभी तुम लोगों ने कि यार इसके चेहरे पे चमक है, चाहे इंसान गोरा हो चाहे काला हो, हम कहते हैं यार उसके चेहरे पे चमक है। उस चमक का मतलब क्या होता है, ग्लो कर रहा है उसका, है ना बॉडी। क्लीन स्किन, स्किन क्लीन होनी चाहिए, दाने या रैशेस वगैरह नहीं होने चाहिए, आंखें चमकती हुई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, स्वीट ब्रीथ, आराम से सांस ले रहा हो, ठीक है। गुड एपेटाइट, भूख उसकी अच्छी होनी चाहिए, साउंड स्लीप, उसको नींद अच्छी आनी चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बॉवल एंड ब्लैडर, उसको ब्लैडर मतलब उसका यूरिन कायदे से पास होना चाहिए, और रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बाउल, बाउल मतलब उसका पेट भी कायदे से साफ होना चाहिए, पॉटी वगैरह जो आती है। स्मूथ इजी एंड कोऑर्डिनेटेड बॉडीली मूवमेंट, सारे बॉडी के जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से फंक्शन करते हुए, तालमेल बैठाते हुए एक स्मूथ वे में काम करना चाहिए। तो ये सारे साइंस है किसके, फिजिकल हेल्थ के, गुड फिजिकल हेल्थ के।
आगे आते हैं मेंटल डायमेंशन। वो फिजिकल हो गया, मेंटल सबको पता है, दिमागी तौर से स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मन से क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए, दिमाग में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी थॉट्स नहीं आना चाहिए, इस टाइप से बातें लिख सकते हो मन से। यहाँ हम पढ़ लेते हैं ठीक है, तो बड़ा आसान है ये। मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। बॉडी और माइंड के बीच में एक बैलेंस रहता है। अर्लियर द बॉडी एंड माइंड वर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मतलब चीजें। पहले हम बॉडी को और माइंड को दो अलग अलग चीजें समझते थे, बट दीज आर, ये जो है इंटर रिलेटेड एज फिजिकल इलनेस कैन रिजल्ट मेंटल इलनेस एंड वाइस वर्सा। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्यों? अगर आप फिजिकली बीमार होते हो तो मेंटल भी बीमार हो जाते हो, या उल्टा मेंटली बीमार हो जाओ तो फिजिकल भी बीमार हो जाते हो। हाउ मेंटल इलनेस इन्फ्लुएंस, प्रभावित करती है फिजिकल हेल्थ हैज बीन शोन इन फिगर। मेंटल हेल्थ कैसे फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करती है, देखो क्या होगा। डिप्रेशन आएगा, सपोज डिप्रेशन आया, पुअर न्यूट्रिशन इंटेक, डिप्रेशन है, खाने पीने का मन नहीं करेगा। डिक्रीज इम्यून सिस्टम, खाओगे पियोगे नहीं तो इम्यून सिस्टम डिक्रीज कर जाएगा। या पुअर हाइजीन, हाइजीन मतलब अपना आप क्या करोगे, गंदगी में रह रहे हो, साफ सफाई नहीं करोगे, डिप्रेशन है, गंदा पड़ा है, आसपास गंदगी पड़ी है, इसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, इम्यून सिस्टम कम होगा तो इन्फेक्शन होगा, फाइनली फिजिकली बीमार हो जाओगे। तो देख रहे हो मेंटल किस तरह से अफेक्ट करता है फिजिकल हेल्थ को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, जैसे हमने वहां पर ऊपर देखा था फिजिकल हेल्दी पर्सन को क्या कैरेक्टर होते हैं, वैसे मेंटल हेल्दी, जो मेंटली फिट है बंदा, उसके क्या कैरेक्टर होंगे। मेंटली हेल्दी पर्सन विल बी कैपेबल ऑफ मेकिंग पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। वो कैपेबल होगा पर्सनल एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में करनी है और सोशल एडजस्टमेंट करने। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है यार, हो गया, है ना, एडजस्टमेंट कर लेगा वो। मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके मन के अंदर द्वंद्व नहीं होगा कि यार ये रह गया, वो रह गया, लाइफ में ऐसा कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ही फेसेस प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली। अगर कोई मुसीबत आई है तो इंटेलिजेंटली, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम से लड़ेगा, ना कि भागेगा। ही हैज गुड सेल्फ कंट्रोल बैलेंस, खुद के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होगा। रैशनली एंड इमोशनली, रैशनली मतलब तार्किक तौर पे, ये नहीं कि मतलब कोई चीज ऊपर कोई गलत व्यवहार किया जा रहा, बर्दाश्त किया चले, और ऐसा नहीं, मतलब हर चीज की लिमिट है। ही नोज हिमसेल्फ, वो अपने आप खुद को बेटर जानता होगा। हिज नीड्स, की क्या जरूरतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, और उसकी जिंदगी में क्या गोल है, वो सब बेटर समझता होगा। ही हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, है ना, अपने खुद की सामाजिक इज्जत। ही सर्चेस फॉर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता रहेगा कि यार मेरी क्या है, मेरा वजूद क्या है इस दुनिया में। ही लिव्स अ वेल बैलेंस्ड लाइफ मीन्स एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, है ना। एक अगर ही लिव्स अ वेल बैलेंस, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ को जी रहा होगा, एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन, और वो सक्षम होगा बैलेंस करने के लिए बिटवीन रेस्ट, वर्क और रिक्रिएशन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये 7-8 पॉइंट तुमने पढ़े हैं तो ये कैरेक्टर सुन करके तुम्हें किसी बाबा जी की याद नहीं आई, है ना। यही तो ज्ञान दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी का। क्या ज्ञान दिया जाता है ना, मेकिंग पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट करने हैं, आपके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मन को शांत रखो बच्चा, द्वंद्व नहीं रखना मन के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम आए तो उसको दिमाग से सॉल्व करो, उसके पीछे एकदम हाथ, मतलब वो ना पड़ो, हार मत मानो। कंट्रोल बैलेंस, खुद के ऊपर कंट्रोल रखो, इमोशनली, है ना, खुशी और गम में एक समान रहो, ठीक है। नोज हिमसेल्फ नीड्स प्रॉब्लम एंड गोल, अपना खुद का लक्ष्य प्राप्त करना है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या पाना है। ये सारी चीजें क्या है, एक ज्ञान है। तो साइंस ही ज्ञान है। हमें बाहर सुनते हुए अच्छा लगता है, वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, बात समझ में आ रही, वही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सोशल डायमेंशन, मैंने कहा ना, यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे और थोड़ी सी अगर लिखना की आदत है तो कर ले जाओगे इनके सवालों को, ठीक है। सोशल डायमेंशन, एन इंडिविजुअल इज सोशली हेल्दी, उसे सोशली हेल्दी कब माना जाता है, इफ ही इज एबल टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप विद, हार्मोनियस मतलब अच्छा, विद अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी इन विच ही लिव्स, जिस जहां रह रहा है वहां दूसरे मेंबर के साथ वो एक अच्छे ताल्लुकात रखे, लड़ाई झगड़े वाले ताल्लुकात ना रखे। सोशल हेल्थ रूटेड इन पॉजिटिव मटेरियल एनवायरनमेंट, सोशल हेल्थ कहां होता है, जहां पॉजिटिव मटेरियल एनवायरनमेंट होगा एंड पॉजिटिव ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, वहीं पे उसकी सोशल हेल्थ की जड़ें होती हैं। विच इज कंसर्न विद द सोशल नेटवर्क ऑफ द इंडिविजुअल, जहां पर अल्टीमेटली क्या है, सोशल नेटवर्क की बात होती है और उसे सोशल नेटवर्किंग में रहना है, और वो ऐसा करता है तो सोशल हेल्थ में वो माना जाएगा कि वो फिट है। तो सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन, सबसे बातचीत करेगा, इंटीमेसी, है ना, एक जो करीबी रहते हैं पड़ोसियों के, रेस्पेक्ट करेगा, समाज में दूसरों की इक्वालिटी, सबको बराबर नजरों से देखेगा। सोशल फंक्शनिंग, सोशल एक्टिविटी में क्या रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो यहाँ पे कोई बोलने वाली बात थोड़ी ना है, बच्चों ने कहानी सुनी होगी कि
दो बच्चों की कहानी बच्चों ने सुनाई जाती है कि एक बच्चा होता है सबसे घुल मिल के रहता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा होता है सबसे घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। तो जो घुलने मिलने वाला बच्चा है उसको हम लोग अच्छा बोलते हैं, और जो घुल के मिल के नहीं रहता है उसे हम बोलते हैं अरे सामाजिक नहीं है। तो सामाजिक होना भी जरूरी है, ये आपके सोशल हेल्थ के लक्षण हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कि किसी बाबा जी के पास चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है इन टच विद डीपर सेल्फ। अब डीपर सेल्फ क्या होता है? कुछ नहीं है, जब आप कभी एकांत में होते हो, किसी नदी किनारे बैठे हो, किसी बाग में बैठे हो, किसी बगीचे में बैठे हो, शांत है, चिड़ियों की चहचहाट चल रही हो, हाँ, तुम्हें एक बड़ा अजीब सा सुकून सा मिलता है। कभी ना कभी घूमने गए हो, घूमने नहीं गए हो तो कभी जाओगे पहाड़ों वगैरह पे, है ना, घूमने के लिए। वो जो अंदर का सेल्फ है ना, वो यहाँ शहरों में हम लोग समझ नहीं पाते हैं। शहर में दिन भर भगदड़ भगदड़ मची हुई है, ठीक है। तो जो डीपर सेल्फ है एंड एक्सप्लोरेशन, या कई बार तुम लोगों को गाने सुनते हो और एकदम बड़ा अच्छा फील करते हो, वो जो अंदर को सेल्फ फील करते हो, गुड फील, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। एक्सप्लोर करना, खोजना, द पर्पस ऑफ लाइफ, और अपनी लाइफ का पर्पस खोज रहे हो आप। एज पीपल बिलीव इन सम फोर्स दैट ट्रांसेंड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। पीपल बिलीव करते हैं किसी ताकत पर, तो यहां पर हम उस ताकत को कह सकते हैं, दुनिया में नाम दे दिया गया है उस ताकत को। क्या नाम दे दिया गया है? किसी ने उसे ईश्वर बना लिया, किसी ने अल्लाह बना लिया, किसी ने गॉड बना लिया। सबने अपने अपने हिसाब से उस ताकत के नाम दे दिए, ठीक है। अब उसके हिसाब से इंसान सोचता है कि हम लोग क्या हो रहे हैं वो। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, डीपर सेल्फ, कि आखिरकार ये हम लोग जो अंदर काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ठीक है, एक फोर्स है जो हमारे को चला रही है, क्योंकि इंसान को एज इट इज मशीन की तरह क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक अलग बात होगी। खैर, बंद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे आ जाएंगे तो बहुत चलने लगेगा। इट इंक्लूड्स लव, चैरिटी, पर्पस, यही तो सब है। प्यार, चैरिटी, कोई मुसीबत में है, अनाथालय है, वृद्धाश्रम, वहां चैरिटी कर रहे हो। पर्पस, प्रिंसिपल, सिद्धांतिक, एथिक्स, ठीक है ना। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब होता है कि आपको टूटना नहीं है हालातों से। होप ऑफ लाइफ, लाइफ की एक होप रहेगी हमेशा, ठीक है ना। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। मेडिटेशन आ गया, प्रेयर्स और स्पिरिचुअल गैदरिंग आर ऑर्गेनाइज्ड टू मेंटेन स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल मतलब आपका दिमाग यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कर रखा है, आप किसी सुप्रीम पावर को मान रहे हैं, ठीक है, और अपना उस हिसाब से अपना हेल्थ को मेंटेन किए हुए हो। आगे आते हैं इमोशनल डायमेंशन। अब इमोशनल तो भैया सब जानते हैं। इमोशनल हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ। भाई इमोशंस कहां से जुड़ा? दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मेंटल हेल्थ के काफी करीब है। एंड इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हेल्थ, और इसको काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ आर नाउ व्यूड एज टू सेपरेट एंटाइटीज। अब आज के टाइम पर मेंटल और इमोशनल दो सेपरेट चीजें हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है ना। हम कहते हैं ना, यार तुम बड़ा प्रैक्टिकल सोचते हो, दिमाग से सोच रहे हो, यार तुम बड़ा इमोशनली सोच रहे हो, दिमाग तो वही है, कोई प्रैक्टिकल सोच रहा है, कोई इमोशनली सोच रहा है। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ, वेयर एज इमोशनल इज रिलेटेड टू फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, ठीक है ना। तो कॉग्निशन मतलब हो गया जब आप कोई चीज लॉजिक लगाकर, जैसे प्रैक्टिकल, आप जब सोच विचार करके कोई काम करते हो तो उसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। और जब आप इमोशनली कोई काम करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं इमोशनल हेल्थ, ठीक है ना। तो फीलिंग्स ऑफ पर्सन है, उसको हमने इमोशनल हेल्थ से जोड़ दिया। दिमाग वही है, दो तरीके से काम करता है। जब आप दिल से काम करते हो, ठीक है, और हम दिल बोल देते हैं, बट एक्चुअली क्या है, और दिमाग ही है, वो इमोशनल हो गया। और जब आप सोच विचार करके काम करते हो तो मेंटल हो गया। इमोशनल हेल्थ के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? एन इमोशनली हेल्दी पर्सन, जो इमोशनली हेल्दी होगा, हैज ए पॉजिटिव थिंकिंग एंड इज कैपेबल ऑफ कोपिंग एंड एडजस्टिंग सेल्फ, ठीक है ना। वो कैपेबल होगा कोपिंग एंड एडजस्टिंग, कोप कर ले जाएगा आसपास के लोगों के साथ और सेल्फ को एडजस्ट कर ले जाएगा। एन इमोशनली हेल्दी पर्सन पार्टिसिपेट्स इन ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू पर्सनल ग्रोथ एंड हिज सेल्फ स्टीम। अपने खुद की जो स्टीम है, अपना एक सामाजिक जो रुतबा है उसको मेंटेन करना, और पर्सनल ग्रोथ है, ठीक है ना, उसके लिए क्या करेगा वो जो इमोशनली हेल्दी पर्सन पार्टिसिपेट करता है वो सारी एक्टिविटी में जो उसकी खुद की ग्रोथ और सेल्फ स्टीम से जुड़ी हुई। सेल्फ स्टीम मतलब खुद की जो समाज में एक इज्जत है। इमोशनली वेल पीपल, जो अच्छे पीपल हैं, हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग फ्रीली, जो सही हैं वो अपनी फीलिंग को बड़े आराम से बोल देते हैं। मैनेज फीलिंग्स इफेक्टिवली, और फीलिंग्स को मैनेज भी कर लेते हैं काफी कायदे से। दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ एंड एक्सेप्ट अ वाइड रेंज ऑफ फीलिंग इन देमसेल्फ एंड अदर। दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द एक्सेप्ट, वो काफी ज्यादा जानते हैं कि सामने, अवेयर एंड एक्सेप्ट अ वाइड रेंज ऑफ फीलिंग, काफी बड़ी रेंज ऑफ फीलिंग्स के बारे में उनको पता होता है। देमसेल्फ और अदर, कि हमारे खुद के अंदर क्या और सामने वाला क्या सोच रहा है या फील कर रहा है, उसके हिसाब से ही वो लोग काम करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सारी बातें क्या आ गई? इमोशनल वाली आ गई।
इमोशनली जो भी काम कर रहे हैं वो सब क्या आ गई, इमोशनल हेल्थ में आ गई। आगे आते हैं वोकेशन डायमेंशन। वोकेशन का मतलब तुम्हारी जॉब से हो जाएगा, जो तुम काम कर रहे हो। द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जो आपका काम है, जॉब का सेटिस्फैक्शन, जो आप काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाई हो। कैरियर एम्बिशन, क्या करना चाहते हो लाइफ में और आगे। एंड पर्सनल परफॉर्मेंस, और क्या आप जब काम करते हो तो वो जो आपकी परफॉर्मेंस क्या जाती है, आर ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस डायमेंशन। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो इस वोकेशनल डायमेंशन के अंदर काउंट होते हैं। प्रोफेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, कैरियर एम्बिशन, ठीक है, पर्सनल परफॉर्मेंस एंड आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस डायमेंशन, ठीक है। टू बी ऑक्यूपेशनली वेल, अगर आपको ऑक्यूपेशनली वेल होना है, अ पर्सन इज अल्टीमेटली डूइंग एग्जैक्टली विद व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। अगर आपको अपने ऑक्यूपेशन में परफेक्ट होना है तो आपको वो करना चाहिए कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं, ठीक है। एंड आर कंफर्टेबल विद देयर फ्यूचर प्लान्स, और अपने फ्यूचर प्लान के साथ कंफर्टेबल हो। तुम लोगों ने ज्यादातर देखा होगा जो लोग अपने हॉबी को पेशे में बदल लेते हैं, ठीक है। अपनी हॉबी मतलब जो तुम्हारा को चीज करना अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसको अगर आप पेशे में बदल लेते हैं कि उसी से आप कमाई भी करने लगो, तो देखो उसका मजा ही अलग होता है, उसमें कमाई भी बड़ी अच्छी होती है। वही लाइन है ये। ऑक्यूपेशनली वेल होना है तो पर्सन को अल्टीमेटली डूइंग एग्जैक्टली विद व्हाट दे वांट, उसको वही करना है जो वो चाहता है, ठीक है। तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, बन गए हो गलती से इंजीनियर, तो कहां मन लगेगा, ठीक है। और जो करना चाहते हो वही अगर काम मिल जाएगा तो मजा ही आ जाता है उसका। विद देयर फ्यूचर प्लान, ठीक है। वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ कैन बी असेस्ड बाय, कैसे हम इसको जान सकते हैं, असेसिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल एट जॉब। अब जॉब से कितना संतुष्ट है पता चल जाएगा कि आप ये जॉब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। फैसिलिटीज अटैच टू द जॉब, कई बार ऐसा होता है जॉब तो करना चाहता है लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती किसी कंपनी में, तो वो भी देखा जाता है। बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है तुम्हारे प्रति। एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफ कलीग्स एट द जॉब, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटर का और कलीग्स का बिहेवियर कैसा है तुम्हारे प्रति, वो भी चीज वोकेशनल के अंदर आ जाती है, डायमेंशन के अंदर। कुछ और डायमेंशन की बात कर लें तो कौन कौन से हैं। फ्यू अदर डायमेंशन आल्सो सजेस्टेड सच एज कल्चरल डायमेंशन, कल्चरल कहने के सोसाइटी से आता है और कल्चर आप कैसा अपना रहे हो, है ना, हर धर्म का अपना अलग अलग कल्चर होता है। सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक यानी कि पैसे वाला जो बात आ जाएगी। इन्वायरमेंटल डायमेंशन, जो हमारे आसपास का माहौल है। एजुकेशनल, आप किस लेवल के एजुकेटेड हो, आजकल देख लो जो बंदा एजुकेट है एटलीस्ट कुछ हद तक सेटिस्फाइड है, और जो लोग अनपढ़ रह गए वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं अपने आप से, काश पढ़ लिया होता तो मैं कुछ आज कर लिया होता, मैं इस तरह से ठेली नहीं लगा रहा होता, मैं इस तरीके से ये नहीं कर रहा होता। तो ये जो ख्याल आता है कि काश मैं पढ़ लिया होता, दैट इज योर एजुकेशनल डायमेंशन। वो जो आप अंदर से डिससेटिस्फाइड हैं, मौका मिला था, जिंदगी ने दिया था लेकिन पढ़े नहीं थे, ये आप ही लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। न्यूट्रिशनल डायमेंशन, आप न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं, है ना, डाइट कैसी ले रही है ना। अब कुछ लोग हैं क्या कर रहे हैं, है ना, आजकल बड़ा चलता है चाय सुट्टा जो लोग नहीं ले रहे कोई बात नहीं, देखा होगा ये बड़ी गंदी हैबिट है लोगों की, ठीक है ना। अल्कोहल, है ना, नॉनवेज बहुत लोग खाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल और नॉनवेज, मतलब एक तरह से ट्रेंड चला रखा है ये। तो ये सब चीजें क्या है, न्यूट्रिशनल डायमेंशंस कैसे हैं आप लोगों के, वो आप लोगों को देखना है। प्रिवेंटिव डायमेंशन, आप प्रिवेंशन, किसी चीज को होने से ही रोक दो, कुछ गलत शरीर के साथ हो रहा है, दिमाग के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है, उसको प्रिवेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, कुछ अदर फैक्टर में आते हैं, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल और प्रिवेंटिव डायमेंशन। क्लियर है यहाँ से। तो तुम लोगों को डायमेंशन वाली बात समझ में आई। डायमेंशन मतलब हम लोग हेल्थ जो है किसी एक दायरे तक सीमित नहीं है हेल्थ जो है वो किसी एक दायरे तक सीमित नहीं है, वो कई सारे दायरों में काउंट किया जाता है। तो आओ समझते हैं अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब कौन डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन मतलब कौन, हम कहते हैं डिटरमाइन दिस, इसका पता लगाओ, हेल्थ को कौन पता लगाएगा, ठीक है। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ, तो यहां पे कौन सी बात आ जाएगी, कौन कौन से फैक्टर हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, आर नोन एज डिटर्मिनेट्स ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेट समझ लो हेल्थ को ढूंढने वाले, ये चीजें हेल्थ को फाइंड आउट करती हैं, ढूंढती हैं कि हाँ ये चीज होंगी, ठीक है ना। वो 6 डायमेंशन थे, बात समझ में आ रही है। अब डिटर्मिनेंट्स हैं जो इसको अफेक्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं तुमको अभी लग रहा होगा सर जो हमने फिजिकल पढ़े वही सब तो है, तो अब जो फिजिकल में था उसको अफेक्ट कौन करेगा हम जो खाना खा रहे हैं उसको अफेक्ट कौन करेगा, उसको अफेक्ट करेगी हमारी इनकम
सॉरी, अगर हमारी इनकम बहुत अच्छी है तो हम मॉर्निंग में जूस पी रहे होंगे, फ्रूट खा रहे होंगे, ठीक है ना, और सैलड ज़्यादा खा रहे होंगे, ठीक है ना, और अच्छा खाना खा रहे होंगे। इनकम कम है तो उसमें क्या हो रहा होगा, हम लोग उतना अच्छा डाइट नहीं ले रहे होंगे, वही सुबह शाम आलू रोटी खा रहे होंगे। तो ये क्या, ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने का एक फैक्टर कौन आ गया, इनकम। वो उसमें नहीं था, किसमें, डायमेंशन में नहीं थी इनकम, वो यहाँ आ जाएगी। बात समझ में आ गई। डिटर्मिनेंट, हमारी हेल्थ को कौन फाइंड, मतलब कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं। मैनी फैक्टर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। इंडिविजुअल और कम्युनिटी की बहुत से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उनकी हेल्थ को इन कंबाइंड फॉर्म, मिला जुला करके। द फैक्टर फाइंड देयर वे आइदर इन द इंडिविजुअल, जो फैक्टर्स हैं या तो वो पर्सनल तौर पे जुड़े होते हैं और इन हिज सराउंडिंग, या इन्वायरमेंटल के तौर पे जुड़े होते हैं, या तो खुद इंसान के अंदर होंगे या उसके आसपास फैक्टर्स मौजूद रहेंगे। द WHO हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। WHO ने ये कुछ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट। तुम लोग डायरेक्ट स्टार्ट को बना करके इसमें दो लाइनें लिख करके इसे खत्म कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे को तो एक्सप्लेन करना है अच्छे से, समझो। अब इंडिविजुअल के अंदर खुद का कैसा है, जेनेटिक, हो सकता है उसे कोई जेनेटिक डिजीज हो तो फंस जाएगा मामला। लाइफस्टाइल, एक गंदी लाइफस्टाइल अपना रखी है, रात को देर तक जागना, सुबह लेट तक सोना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सोना, या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, लाइफस्टाइल कैसी है। इन्वायरमेंटल, बाहर, अब उसके बाहर चलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके पास कितना रुपया है और समाज में क्या रुतबा है उसका। पॉलिटिकल विल, जो आपकी सरकार है वो आपके लिए क्या कर रही है, वो सारी सुविधाएं दे रही है कि नहीं दे रही है ना। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कुछ स्टेट ऐसे जहां हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ की सर्विसेज हैं, ठीक है ना, हेल्थ सर्विसेज समझते हो ना, तुम्हारी जितनी भी चीजें आपकी हेल्थ को ठीक करने का काम में, दवाइयों से लेकर मशीन से लेकर हर एक चीज, वो कैसे हैं, और कुछ अदर फंक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे, अदर फैक्टर्स की। तो आप फटाफट देख लें हम लोग बारी बारी से। तो जेनेटिक तो बड़ा सिंपल है, हेरिडिटी फैक्टर इज वन ऑफ कॉज ऑफ द सर्टेन डिजीज। कुछ डिजीज के लिए कौन जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आते हैं, वहां पे हम उसको रोक नहीं सकते हैं। इनहेरिटेड डिजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज सम काइंड ऑफ हेल्थ इशू, कुछ टाइप के हेल्थ इशू आ जाते हैं जेनेटिकली, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ हेल्थ डिपेंड पार्टली, कुछ हद तक, ऑन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि कुछ हद तक, यानी कुछ लोगों का जेनेटिक ऐसा होता है पतले ही रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कि बहुत मोटे हो गए, कुछ लोगों का जेनेटिक ऐसा होता है कि हाइट छोटी रही, कुछ लोग बहुत लंबे हो गए। तो कुछ हद तक जो जेनेटिक इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ लोगों का जेनेटिक ऐसा होता है कि स्किन से बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है। तो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बनावट जो है, वो कुछ हद तक, बिल्कुल पूरा नहीं, अफेक्ट डालती है उसकी हेल्थ पे। लाइफस्टाइल को तो अपने मन से जो मर्जी लिख दो। द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, आपका लाइफ के लिए क्या एटीट्यूड है, आप कैसे देखते हो लाइफ को और उसमें कैसे आपको एडजस्ट करते हो। एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्दी लिविंग को लेकर के बात हो रही है यहाँ पर। अफेक्ट हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। आपको पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट आप स्मोक कर रहे हैं। आपको पता है ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता है सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन आप 10 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड क्या है लाइफ के लिए। लाइफस्टाइल अफेक्ट इन बोथ द वे, लाइफस्टाइल दोनों तरीके से अफेक्ट करती है। दैट इज मे प्रमोट, अगर आपकी लाइफस्टाइल सेट कर रखी है आपने तो हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, और मेंटेन हेल्थ और एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है ना। प्रमोट कर सकती है और मेंटेन कर सकती है हेल्थ को, या उसके ऊपर एक बुरा असर डाल सकती है आपकी लाइफस्टाइल, ठीक है। लाइफस्टाइल पार्टली गवर्न्ड बाय सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, सोशल और कल्चर, उसके कुछ प्रभाव पड़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है। जो सोशल और कल्चर के पहलू हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। बट लाइफस्टाइल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लेकिन हम लोग एक्सपीरियंस से भी लाइफस्टाइल को सीख सकते हैं, ठीक है ना। भाई सोशल कल्चर क्या होता है, बचपन से ही किसी घर में क्या होता है, शुरुआत से डांट पड़ रही है, 5 बजे उठा दिया जाता है, ठीक है। कल्चर क्या है आप लोगों के घरों में, ठीक है। हैबिट मतलब जो आदत है, नॉट ओनली डेट्रीमेंटल, जो आदतें हैं वो डेट्रीमेंटल मे ऑल्सो लीड टू सोशल प्रॉब्लम फॉर कम्युनिटी हेल्थ। जो आदतें हैं वो डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक भी हो सकती हैं, ठीक है। मे नॉट ओनली डेट्रीमेंटल, नुकसानदायक ही नहीं, मे ऑल्सो लीड टू सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकती हैं जो आपकी आदतें होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइफस्टाइल है, उसमें कुछ 2-4 बातें हैं, ये बातें नहीं लिखनी, अपने मन से कुछ बातें लिख दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, ठीक है। मतलब इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ये टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं उसमें मेन हेडिंग लाइफस्टाइल ये याद कर लोगे तो उसके अंदर तुम बहुत कुछ लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो। बात करते हैं एनवायरनमेंट।
इसमें आ गया सोशल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हो गया पैसा पैसा, है ना, क्यों पैसा पैसा, पैसा ही सब कुछ है ना। खैर आगे आता है सोशल। सोशल हो गया अपना आसपास का जो समाज है। तो यानी कि लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज गवर्न बाय द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। जो लाइफ है इंसान की वो गवर्न की जाती है, मतलब चलाई जाती है किसके द्वारा, सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं जो कि फ्रेम किए गए हैं और एक्सेप्ट किए गए हैं किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। जैसे कि देर रात तक जागना अच्छा नहीं माना जाता है, देर रात तक पार्टी करना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। कभी कभार की बात तो अलग होगी शादी ब्याह की। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी मल्टीफैक्टोरियल इन नेचर। जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ग्रोथ ऑफ सोसाइटी मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये। इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एजुकेशनल कल्चरल सेक्टर कलेक्टिवली कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर इकोनॉमिक है ना, पैसा अच्छा होगा, एजुकेटेड होंगे सब लोग, कल्चरल सेक्टर मतलब कल्चर वाइज आप अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हो, कलेक्टिवली ये सब मिल करके क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी करते हैं। ये सब मिल करके कॉजेस, कारण बनते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट का, है ना। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कल्चर से हटके काम करो, ज्यादा नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे आते हैं, अब देखो जरा यहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिजीज। ये देखो समझो बात को, ये काफी अच्छा लगा मेरे को ये साइकिल, बात को समझो। मतलब आखिरकार देखो कैसे तुम ना, आपको बीमारी कैसे होगी, कहां शुरुआत करना चाहोगे, चलो यहां से करते हैं। अगर आपकी क्षमता कम है, ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, साइकिल है ना तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्षमता कम है तो लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, आप एफिशिएंट कम है। मान लो एक लेबर है, हम लोग अच्छे सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम होगा, गुड्स और सर्विस कम मिल पाएंगी। थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, इनकम सब्सिडेंस। अगर आप काम कम करेंगे, बीमार ज़्यादा रहेंगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा, एजुकेशन सही से नहीं कर पाओगे, और हाउसिंग, आपका रहन सहन उतना अच्छा नहीं होगा, आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाओगे तो आपकी क्षमता गिर जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। साइकिल चल रही है। अब एक साइकिल और घुमाते हैं। क्षमता लो हो गई, लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा तो डिजीज ज्यादा पैदा होंगी, डिजीज ज्यादा पैदा होंगी। लो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, तो डिजीज ज्यादा पैदा हो रही है, इन्वेस्टमेंट क्या है, हेल्थ केयर में कम कर पा रहे हो। मोर इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल केयर, ठीक है ना। अपनी हेल्थ, डिजीज ज्यादा होगी, अपनी हेल्थ में तो तुम मेंटेन कर नहीं रहे हो, तो क्या हो जाएगा, मेडिकल केयर, दवाइयों में खर्चा ज्यादा आएगा। दवाइयों में खर्चा ज्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं पैसे कम होंगे, फिर आप क्या हो गए, बीमार हो गए हो। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल घूम रही है। तो किस तरह से इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिजीज, कहीं ना कहीं ले देके यहाँ पर पैसा और पैसा, इनकम, ठीक है ना। तो किस तरह से इकोनॉमिक चीजें अफेक्ट करती हैं, आपको बीमार कर सकती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शायद इस वजह से हम लोग बीमार हो गए, ठीक है। आगे आते हैं, देखो इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमाइंस स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अभी मैंने इसको डिस्कस किया था, पैसा अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ऑब्वियसली बात है। आप एक बार को, है ना, अच्छा खाना खाने से घबराएंगे नहीं। न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हाउसिंग, हाउसिंग मतलब घर में जो आपका घर है कि नहीं है। फॉर हेल्दी लाइफ फुलफिल्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीजें कब मिलेंगी आपको, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आप पैसे से सक्षम हो जाओगे इन सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी में क्या है, पैसे, जब भाई पैसा अच्छा हो गया आपका तो आप सारे काम कर सकते हो। डेवलपमेंट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ये नहीं कि एक दो कमरे का घर बन गया, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा और 2 कपड़े पहन रहे हो, तो ये चीज डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको बेसिक नीड पूरी हो गई है, बेसिक नीड से ऊपर है डेवलपमेंट। बाय डेवलपमेंट पीपल अचीव ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। जितना अच्छा डेवलप हो जाएगा लाइफ पे, उतना अच्छा आपका कंट्रोल हो जाएगा, है ना। हेल्थ एंड डेवलपमेंट आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हेल्थ और डेवलपमेंट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। जितना अच्छा डेवलपमेंट उतनी अच्छी हेल्थ, एक साथ चलते हैं दोनों। अब देखो इनकम और सोशल स्टेटस का क्या फर्क पड़ रहा है। इफ द इनकम एंड सोशल रैंकिंग इंक्रीजेस, अगर इनकम और सोशल रैंकिंग इंक्रीज करेगी, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल इंप्रूव करेगा, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। कंडीशन लाइक हाउसिंग, एबिलिटी टू बाय गुड फूड, क्षमता होनी चाहिए गुड्स, अच्छा खाना खरीदने का, आर डिटरमाइंड बाय हाई इनकम, है ना। वही सारी बातें जो बोली थी मैंने, अच्छी इनकम होगी तो ये सारी चीजें खरीद पाओगे। दोज इंडिविजुअल हैविंग प्रॉस्पेरियस मतलब एक समृद्ध एंड एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
जो लोग प्रॉस्पेरियस हैं और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इक्विटेबल है, मतलब प्रॉपर है, आर कंसिडर द हेल्थीएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, जिन लोगों के पास जो वेल्थी है, हेल्थ है, मतलब प्रॉस्पेर समृद्ध हैं और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ है उस पॉपुलेशन में, तो क्या होगा, वो जो पॉपुलेशन है या वो जो सोसाइटी है वो काफी कैसी मानी जाएगी, हेल्थीएस्ट मानी जाएगी। अब पॉलिटिकल विल का मतलब आ गया आपकी सरकार आपके लिए क्या करना चाहती है। द पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ इल हेल्थ, सबको पता है गरीबी ही हर चीज की जड़ है। सरकार क्या करती है, बात करेंगे अभी। दोज पीपल लिविंग इन स्लम्स, जो है ना झोपड़ झुग्गी में रह रहे हैं, लैकिंग ऑफ गुड हाइजीनिक, वो गंदगी जगह पे रह रहे हैं तो वहां पे हाइजीन तो है ही नहीं, साफ सफाई। ठीक है, लैक ऑफ गुड हाइजीनिक कंडीशन आर टारगेट ऑफ डिजीज एजेंट, वो जल्दी से डिजीज उनको पकड़ लेती है, डिजीज एजेंट के टारगेट में आ जाते हैं। पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, नए नए कानून लाए जाते हैं कि हाँ गरीबी मिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड देयर इंप्लीमेंटेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेन एंड प्रमोटिंग हेल्थ। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी हो, है ना। काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, किस तरह की सरकार लगी हुई है, ऐसा नहीं काम नहीं करती, लगे हुए हैं। ठीक है, ऑफ दीज पीपल कैन सर्टनली अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, अगर इन लोगों के लिए काम किया जाएगा तो पूरी कम्युनिटी की हेल्थ क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आई। पॉलिटिकल विल में क्या है, सरकार के जो नियम कायदे कानून जो पॉलिसीज लाती रहती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, जो सर्विसेज हैं हेल्थ को लेकर के, है ना, जैसे कि अपने सरकारी अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वो क्या क्या है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट, हेल्थ सबका फंडामेंटल अधिकार है। अच्छा, अधिकार है तो यहाँ पर अधिकार का मतलब क्या है, जैसे कि एजुकेशन राइट है हमारे पास, हर बच्चे को पढ़ाई का जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो हेल्थ का भी अधिकार है। अब वो अधिकार दिलाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ ईच नेशन प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज, जो हर नेशन की, हर देश की जो सरकार है वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाती है टू इट्स सब्जेक्ट्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, बहुत ही लो प्राइस पे या फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ फॉर ऑल इज गोल ऑफ WHO, है ना, ये पढ़ेंगे अभी हम लोग, जो अभी लेक्चर आएगा हमारे पास उसमें हम लोग क्या कुछ गोल्स वाले टॉपिक आएंगे, किस किस से क्या क्या गोल है। वहां पे WHO का एक गोल है हेल्थ फॉर ऑल, सबको अच्छी हेल्थ का क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए। अगर वो खुद से नहीं कर पा रहा तो सरकार ही जिम्मेदारी ले कि इंसान की अच्छी हेल्थ हो। प्राइमरी हेल्थ केयर इसेंशियल कंपोनेंट्स, है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर इसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट प्राइमरी हेल्थ केयर के। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, आपकी सोसाइटी में पानी साफ होना चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, फूड की सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, समय समय पर जो डिजीज वैसी होती है, इन्फेक्शियस होती है, फैलने वाली होती है, उनका टीकाकरण होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग हमारे दो चल रहा है काफी दिनों से। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस, है ना, आजकल बड़ा चलता है, गांव में आशा वगैरह रहती हैं जहां पे बच्चों का और होने वाले बच्चों की जो माँ होती है उनका ध्यान रखा जाता है सरकारी तौर पर। क्लियर है। प्रोविजन फॉर इसेंशियल ड्रग, जो इसेंशियल ड्रग्स है उनका प्रावधान होना चाहिए कि इसेंशियल ड्रग तो हर किसी के पास मौजूद हो। एजुकेटिंग पीपल अबाउट प्रिवेंशन, कंट्रोलिंग एंड हेल्थ प्रॉब्लम, लोगों को एजुकेट करना है कि किस तरह रोकथाम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजुरीज, जो कॉमन डिजीज और इंजुरीज है उनका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अदर फैक्टर की बात करें और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो डिटरमाइन कर सकते हैं हेल्थ को। हेल्थ इश्यूज इन्वॉल्व सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सब आ गया इसके अंदर। एजुकेशनल, मोरल, न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल, मैनी मोर, है ना, ये सब चीज इसके अंदर काउंट हो गई। दीज फैक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। इंटर रिलेशन बिटवीन दीज फैक्टर आल्सो इंपॉर्टेंट, इनके बीच में आपस में इंटर रिलेशन है ना, एक दूसरे के जो डिपेंडेंसी है। ठीक है, अच्छा सरकार होगी तो हमको क्या मिलेंगे, अच्छी, हमको जो हेल्थ केयर सर्विस है वो अच्छी मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक दूसरे से सारी चीजें क्या है, जुड़ी हुई हैं। एजुकेशन इंक्रीजेस अपॉर्चुनिटी फॉर इनकम, जाहिर सी बात है आज के टाइम पे देख लो, है ना, जो इंसान गरीब है वो पढ़ना क्यों चाहता है, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगते ही पैसा आ जाएगा तो उसका एक स्टेटस अच्छा हो जाएगा। तो पढ़ाई, कोई गरीब आदमी एकदम से एक मिडिल क्लास में जाना चाहता है, एक अच्छी इनकम पाना चाहता है, पढ़ाई के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब तुम कहो कि सर गलत काम करो तो जेल जाओगे, उससे यहाँ स्ट्रेस रहता है दिमाग में, भाई साहब गलत काम करके पैसा कमाओगे तो यहाँ हमेशा स्ट्रेस बना रहता है। ठीक है, तो इनकम जो है कैसे बढ़ाई जा सकती है, एजुकेशन से। ठीक है, एंड जॉब सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड्स विद सेंस कंट्रोल ओवर द लाइफ, ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन होगी तो जॉब की सिक्योरिटी हो जाएगी, मेरी तो नौकरी पक्की है।
पुअर हेल्थ, मोर स्ट्रेस, ज्यादा आप चिंता करोगे, लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया, रिजल्ट ड्यू टू एजुकेशन लेवल। मैंने कहा था ना, एक ठेली वाला कह रहा है कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं भी कहीं कुछ कर रहा होता, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो कर देता है। फिर इंसान क्या है, पढ़े लिखों के आगे जी हजूर करने लगता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ अराइजेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। पुअर हेल्थ क्यों आ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, खाना मतलब पैसा तो आ नहीं रहा है, तो खाना पीना अच्छा नहीं होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर यानी कि जितने लोगों को जॉब मिलती है उनको नहीं मिल रही है, एंड वर्किंग अंडर स्ट्रेस कंडीशन, या अगर काम मिल गया है तो चारों तरफ ऐसा माहौल है कि बुरी तरह स्ट्रेस है आपके ऊपर, ठीक है, तो पुअर हेल्थ हो जाएगी आपकी। इंडिविजुअल हेल्दी इफ दे कंट्रोल देयर वर्क कंडीशन एंड फ्यू स्ट्रेस रिलेटेड जॉब डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल हेल्थ, इंडिविजुअल की जो हेल्थ है, इफ दे कंट्रोल देयर वर्क कंडीशन, अपने वर्क कंडीशन क्या कर ले, कंट्रोल कर लें, एंड फ्यू स्ट्रेस रिलेटेड जॉब डिमांड, जो अपने स्ट्रेस रिलेटेड जॉब डिमांड है, अगर उसको वो लोग क्या कर लें, कंट्रोल कर ले जाएं, किसको, अपनी वर्क कंडीशन को, और स्ट्रेस रिलेटेड जॉब की जो डिमांड है उसको कंट्रोल कर ले गए तो इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। इंडिविजुअल आल्सो लिव लॉन्गर इन कंपैरिजन टू दोज हु हैव स्ट्रेसफुल और रिस्कियर वर्क एंड एक्टिविटी। वो लोग ज्यादा जीते हैं उनके कंपैरिजन में जिनकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो कम जी पाते हैं, और जिनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम है, रिस्क बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो उनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी रहती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नाउ द टॉपिक इज हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है, डायमेंशंस हो गए, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ को डिटरमाइन कौन कौन करेंगे, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करेंगी। नाउ द इंडिकेटर्स, तीनों चीजों को मैं फिर बता रहा हूं, डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स, और तीसरा क्या है, इंडिकेटर। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि सारी बातें इनमें आपस में मिलती जुलती लगेंगी, तो डायमेंशन को दिमाग में सेट करो कि अच्छा डायमेंशन में ये सब चीजें हैं, डिटर्मिनेंट में अच्छा जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो है, डायमेंशन मतलब हेल्थ को हम लोग किस किस आयाम में देखते हैं कि ये सब चीजें ठीक होंगी तो हेल्थ माना जाता है, और इंडिकेटर। अब इंडिकेटर है क्या? इंडिकेट मतलब कोई चीज जो इंडिकेट करती है, अच्छी हेल्थ को कौन इंडिकेट करेगा, ठीक है, तो इंडिकेटर आल्सो टर्म्ड एज इंडेक्स और वेरिएबल, हम जाहिर सी बात है चीजें वेरी करती है तो हम इसको इंडेक्स बोल सकते हैं या वेरिएबल बोल सकते हैं। इज ओनली एन इंडिकेशन, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है ऑफ अ गिवन सिचुएशन, किसी एक सिचुएशन का, कि वो सिचुएशन कैसी है उसको इंडिकेट करता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सिचुएशन, या उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी एक तरह से समझाएगा हमें कि ये सिचुएशन कैसी है, ठीक है, तो उसको हम इंडिकेटर बोल देते हैं। इंडिकेटर हेल्प टू मेजर द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट ऑफ ए प्रोग्राम आर बीइंग अटेन्ड। हम इंडिकेटर्स को देखकर समझते हैं कि जो प्रोग्राम चालू किया हमने, ठीक है, वो किस हद तक सफल हुआ, या उस प्रोग्राम कहां तक पहुंच गया। प्रोग्राम इन द सेंस, मान लो कोई हेल्थ प्रोग्राम है या हेल्थ मिशन हमने चालू कर दिया है, तो कुछ उसके पैमाने सेट करते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हेल्थ इंडिकेटर की बात करें, हेल्थ इंडिकेटर इज ए वेरिएबल ससेप्टिबल टू डायरेक्ट मेजरमेंट दैट रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ पर्सन इन ए कम्युनिटी, ठीक है ना। कह रहा है हेल्थ इंडिकेटर एक वेरिएबल है, एक पैमाना मान लो है, ससेप्टिबल टू डायरेक्ट मेजरमेंट, इससे हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा, दैट रिफ्लेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ, किसी पर्सन की हेल्थ की स्टेट कैसी है इन अ कम्युनिटी में किसी पर्सन की हेल्थ की स्टेट कैसी है, ठीक है। अब हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर मेजर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, समझो बात को, ठीक है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग मतलब क्या सोचते हैं कि आज की तारीख में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एक इंसान पैदा हो गया तो अपनी नॉर्मल जिंदगी वो 60-70 साल तक जी लेगा, नॉर्मल, बहुत अच्छा रहा तो, वरना एक 60-70 हम एवरेज मान के चलते हैं कि इंसान की जो लाइफ है आज के टाइम में लगभग 65 ईयर्स की हो गई है, ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये मतलब क्या है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, हेल्थ इंडिकेटर। यानी कि आखिरकार हमने कैसे डिसाइड किया कि आज के टाइम पे, कि एक पुराने टाइम का आदमी कैसे जीता था 80-90 साल, आज के टाइम के आदमी 60-70 साल जी पा रहा है, कैसे, कोई तो चीज है जो इंडिकेट कर रही है चीजों को, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, पहले बच्चे बहुत मर जाते थे क्योंकि हमारे पास साधन नहीं थे, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी में डेथ रुक गई है,
डिसेबिलिटी, क्रोनिक डिजीज की वजह से लोग पहले बहुत मर जाते थे, अब नहीं मर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेथ रेट है, मॉर्बिडिटी है, बीमारी कितनी फैल रही है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि हेल्थ को डिसाइड करते हैं किसी इंसान की या किसी कम्युनिटी की। हेल्थ डिटर्मिनेट इंडिकेटर मेजर द थिंग, अब देखो हेल्थ डिटर्मिनेट इंडिकेटर मेजर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ, जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड डाइट, स्मोकिंग, वाटर क्वालिटी। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सब इसके इंडिकेटर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बातें मिक्स होती हुई अब दिखने लगेगी, सारी बातें तो मिक्सअप हो रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग आज की डेट में एक उदाहरण ले लिया हमने कि आज के पैदा होते हम बोलते हैं हाँ ये जो इंसान है पैदा क्या हम ही तुम है आज की डेट में, तो नॉर्मल क्या बोलते हैं यार 60-70 साल तक तो जिएंगे यार, है ना। क्योंकि उसके बाद क्या होता है 45-50 के बाद बीमारियां पकड़ने लगती हैं हम लोगों को। हमारा आजकल का माहौल और खान पान ऐसा है कि बीमारियां जगड़ने लगती है हम लोगों को, ठीक है ना। तो हेल्थ इंडिकेटर्स जो हमको इंडिकेट करेंगी हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ इंडिकेटर का क्या सीन है, न्यूमेरिकल इंडिकेशन ऑफ हेल्थ इज गिवन पॉपुलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कंपोजिट फॉर्मूले। जैसे कि हम कह रहे हैं कि बताओ भैया डेथ रेट कितना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, कितने लोग मर गए, मान लो डेथ रेट निकालनी है, ठीक है। मान लो पहले 100 लोग थे, पहले कितने थे 100 लोग थे, 8 लोग मर गए, तो 8/100 कर देंगे हम लोग, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो कितने लोग मर गए 8, तो 8% डेथ रेट निकल आएगी हमारी, ठीक है, इनिशियल। और कितने मर गए, अब बच्चे कितने हमारे पास 92 बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रहता है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसके आधार पर हम लोग इंडिकेटर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ का न्यूमेरिकल इंडिकेशन, जब फॉर्मूले हमारे बने हुए हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर का यूज क्या, देखो यहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की पूरी हेल्थ कैसे माने हम कि ये कम्युनिटी स्वस्थ है या नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की हेल्थ को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द हेल्थ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, एक कम्युनिटी यहाँ है, एक कम्युनिटी वहाँ है, ठीक है ना, तो उसकी हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ नीड्स एंड प्रायोरिटाइजिंग देम, ठीक है ना, क्या क्या नीड है और किन किन चीजों को हमें प्रायोरिटी देनी है। एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस को इवोल्यूट करना है, भाई हेल्थ सर्विस जो दी जा रही है सही है या नहीं है। प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, हेल्थ रिसोर्सेज को क्या करना है प्लान करना है और एलोकेट करना है, एलोकेट मतलब वहां तक पहुंचानी है। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ सक्सेस, हेल्थ जो हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है साधन किस हद तक सक्सेस रहे, तो ये सब चीजें हमें इंडिकेटर के थ्रू ही पता चल पाएंगी। अब इंडिकेटर देख लो कौन कौन से हैं। तो पहला इंडिकेटर क्या है, मॉर्टेलिटी, डेथ रेट, कितनी मौतें हो रही हैं पता चल जाता है। बहुत ज्यादा मौतें हो रही है मतलब हेल्थ खराब है कम्युनिटी की, मौतें हो ही नहीं रही, है ना, तो मतलब नेचुरल डेथ की बात हो रही है। मॉर्बिडिटी, कितनी बीमारी फैली हुई है। डिसेबिलिटी, कितने लोग डिसेबल हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। न्यूट्रिशनल, जो वहाँ पे न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार कितने लोग हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर सर्विस कैसी है समाज कम्युनिटी में। यूटिलाइजेशन रेट, ठीक है। देन आता है इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, सोशल और मेंटल हेल्थ आ जाएगा। एनवायरमेंटल इंडिकेटर आ जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक आ जाएगा, हेल्थ पॉलिसी आ जाएंगी जो सरकार की तरफ से चलती हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अदर इंडिकेटर्स में हमारे पास लगभग कितने हैं 12 इंडिकेटर्स की बात होगी, ठीक है ना। तो इंडिकेटर हमें क्या बताएंगे, हेल्थ के रिगार्डिंग चीजों को इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आ रही है, आओ एक एक करके समझते हैं बारी बारी से सारे इंडिकेटर्स। पहला है हमारे पास मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, है ना, बातें अब समझ में आने लगी होंगी। डेथ के इंडिकेटर्स, क्रूड डेथ रेट, है ना, क्रूड डेथ रेट CDR इज कंसिडर्ड अ फेयर इंडिकेटर ऑफ द कंपैरेटिव हेल्थ। इसको एक अच्छा खासा इंडिकेटर माना जाता है कंपैरेटिव हेल्थ ऑफ द पीपल्स की लोगों की हेल्थ कैसी है। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की जाती है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में 1000 लोगों पर कितने लोगों की मौत हो रही है। द यूजफुलनेस इज रेस्ट्रिक्टेड, इसका यूज कुछ हद तक क्या है रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। क्यों, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज सेक्स कंपोजिशन। अब सारे लोग एक जैसे होते तो डेथ रेट चलो काम कर जाता, लेकिन उसमें मौतों में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं,
पैदा होते हुए बच्चे मर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्योंकि मौतें हर एज ग्रुप में हो रही हैं, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, सेक्स कंपोजिशन, ये सारे फैक्टर्स मिल करके क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं CDR में। अब CDR ऑफ इंडिया की बात करें तो 1000 लोगों में 7 लोगों की डेथ एक नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक है। आगे आते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेशन मतलब आपको जिंदगी से क्या उम्मीदें हैं, मतलब कितने साल जिंदा रहोगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट विल बी लिव्ड बाय दोज बोर्न अलाइव इनटू अ पॉपुलेशन इफ द करंट एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट परसिस्ट। अगर जो करंट रेट ऑफ स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट, जो मॉर्टेलिटी रेट हमने डिसाइड किया, अगर वो परसिस्ट कर रहा है, रह रहा है, तो एक इंसान जो पैदा हुआ है एक सोसाइटी में, वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, ठीक है। इट इज स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्शन, एक डाटा है, स्टैटिस्टिक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एज स्पेसिफिक डेथ रेट, जो प्रेजेंट टाइम की एज स्पेसिफिक, एज से रिलेटेड डेथ रेट है, उसके हिसाब से हमने एक डाटा कैलकुलेट किया हुआ है। एस्टिमेटेड फॉर बोथ सेक्सेस सेपरेटली, मैन और वुमेन, क्योंकि इनकी बॉडी की बनावट अलग अलग होती है, इसकी वजह से इन लोगों का सेपरेट कैलकुलेशन किया हुआ है। इट इज गुड इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या इंडिकेट करेगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मतलब एक इंसान ज्यादा दिनों तक जिंदा रहता है, तो आखिरकार आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा माना जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, समय के समय मेल को माना जाता है 64 साल तक जिंदा रहेगा, फीमेल लगभग 68 साल तक, औरतें ज्यादा दिनों तक जिंदा रहती हैं, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बच्चे का जो इन्फेंट होते हैं डेथ रेट जो है, ठीक है, पैदा हुए बच्चों का। द रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 year ऑफ एज इज गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, ठीक है। एक साल में द रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 year ऑफ एज, एक साल के अंदर पैदा हुए बच्चे इन अ गिवन ईयर, किसी एक साल में, टू द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन द सेम ईयर, टोटल पैदा कितने बच्चे पैदा हुए और उसमें कितने मर गए। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज रेट पर 1000 लाइफ ऑफ बर्थ, हम लोग 1000 के ऊपर इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मतलब जो 1 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है। इट इज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना, ऑफ नॉट ओनली इन्फेंट, ये दर्शाता है, बताता है बच्चे की हेल्थ स्टेटस ही नहीं, बट ऑल्सो होल पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस अच्छी होगी, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, ठीक है ना, जहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छे मिल रहे हैं मदर को, तो वहाँ पे डेथ क्यों होगी, वहाँ डेथ रेट कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या इंडिकेट करता है ये, हेल्थ स्टेटस ऑफ इन्फेंट के साथ साथ पूरी पॉपुलेशन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है ये। सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, ठीक है ना। सेंसिटिव इंडिकेटर है अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, किस बारे में, अवेलेबिलिटी क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, अवेलेबिलिटी कितना यूटिलाइज हुआ है, कितना इफेक्टिव है, हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो कितनी इफेक्टिव हैं, पर्टिकुलरली प्रीनेटल और पोस्टनेटल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है। करंट अगर हम बात करें तो 1000 बच्चों पे 40 बच्चों की मौत है, और हरियाणा में थोड़ा सा ज्यादा है, 41,000 बच्चों पे मौत हो जाती है, ठीक है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ ऑकरिंग इन द अंडर 5 एज, 5 साल के अंदर, ठीक है, 5 ईयर होगा, 5 साल के अंदर कितने 1000 बच्चों में कितनों की मौत हो जा रही है। रिफ्लेक्ट बोथ, इसके अंदर दोनों आते हैं, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी दोनों काउंट होती है इसके अंदर। करंट रेट की बात करें तो 53 बच्चे 1000 बच्चों में 5 साल के अंदर ऐसे होते हैं जिनकी मौत हो जाती है किसी न किसी बीमारी की वजह से, ठीक है। जितना कम होगा, यानी कि ये रेशो जितना कम हो जाए, 53 से 20-25 है, उतना डेवलप माना जाएगा। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, यहां पर जो एज है वो 1 से 4 साल ली जा रही है, देखो ना 0 से 1 नहीं ली जा रही है। इन्फेंट में, इन्फेंट की क्या हो जाएगी 0 से 1 ईयर, देखो एज का फर्क है, क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अंडर 5 में 5 के नीचे आ गए, इसके अंदर इन्फेंट और चाइल्ड दोनों काउंट हो गए, यानी कि ये हो गया 0 से लेके 5, और अपना आ जाता है चाइल्ड, ये हो गया 1 से लेके 4 ईयर, ठीक है ना। एज का बड़ा मैटर करता है यहाँ पर। ये कोरिलेट करता है, कोरिलेट्स विद इनएडिक्वेट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। अगर डेथ रेट बहुत ज्यादा है तो ये दर्शाता है, बताता है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस अच्छी नहीं है, इंडिकेट कर रहा है, दीज आर द इंडिकेटर्स, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी, लो इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी की कमी, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लो इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी क्या है, काफी लो है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हमने डिस्कस किया था ये पीछे,
करंट रेट की बात करें तो ये 18 है 1000 बच्चों पर, ठीक है। अदर इंडिकेटर की बात करें तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, स्टिल बर्थ रेट, स्टिल बर्थ होता है ना जो बच्चे मतलब प्रेगनेंसी जस्ट पहले या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद जो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स भी हैं, अलग अलग रेट है इनके, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये सारे भी काउंट किए जाते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है ना, जो मदर का है, माँ, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेथ अराइजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कितनों की मौत हो रही है प्रेग्नेंट लेडीज की, तो ये 1 लाख पे देखी जाती है, ठीक है। अकाउंट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेथ अमंग वुमेन इज रिप्रोडक्टिव एज इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की तो रिप्रोडक्टिव एज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मान लिया जाए जब एक तरह से जो वुमेन है, जो फीमेल है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर हम 0 साल से लेकर के या लेके चले इसको लगभग 15 तक, ठीक है। तो 15 के बाद नॉर्मली 18 शादी का जो कानून 18 के बाद है, लेकिन नॉर्मली क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज तो उसकी 15 मान के चलो, वैसे 13-14 से स्टार्ट हो जाती है, हम 15 मान लेते हैं। 15 से लेकर के 51 के बाद क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। 51 के बाद क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है। ये जो एज है, और 51 के बाद फिर ओल्ड जब तक चलेगा, यानी कि यहां पर जो है वो कम मरती हैं महिलाएं, इस एज के दौरान कम मरती हैं महिलाएं। ये जो एज है रिप्रोडक्टिव एज, इस दौरान जो है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेथ पाई गई हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, प्रेगनेंसी इसी एज के बीच में होती है, क्योंकि अब ये हटा सकते हैं हम, यहाँ पे हम 18 कर सकते हैं, क्योंकि अब जनरली 18 से नीचे शादियां नहीं होती, लेकिन कई जगह हो रही हैं अभी भी, तो इसलिए 15 काउंट कर ली जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आई, आगे आते हैं। करंट एमएमआर की बात करें तो 1 लाख पे करीब 178 है, और हरियाणा की बात करें तो 146 है। लाइव बर्थ की बात करें तो डिजीज स्पेसिफिक डेथ, इट इज मोर्टेलिटी रेट विच इज कंप्यूटेड फॉर स्पेसिफिक डिजीज, किसी खास डिजीज की वजह से कितनी मौतें हो गई, किसी खास डिजीज की वजह से 10 लोग मर गए, ठीक है, ये हो गया। एक है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ध्यान रखना इनमें दोनों बच्चों में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोपोर्शनल में क्या है, टोटल मौतें कितनी हुई, उसमें से उस डिजीज की वजह से कितनी मौतें हो गई। इट इज प्रोपोर्शन ऑफ ऑल डेथ एट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफिक डिजीज, सारी डेथ में से उस डिजीज की वजह से डेथ कितनी हुई। यहां हम केवल क्या देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से डेथ कितनी हो गई है, ठीक है। कौन, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज कॉजेज 25 to 30% ऑफ ऑल डेथ इन डेवलप वर्ल्ड। अमेरिका वगैरह जो है, जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे लगभग 25 से 30% लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज से मर जाते हैं, ठीक है, टोटल डेथ में से। अगर 100 लोग मरे हैं तो 25 लोग इस डिजीज से मरे हुए पाए जाएंगे। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी हो जाता है कितने हमारा कम्युनिटी कितनी बीमार है। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर रिवील्स द बर्डन ऑफ इल, बोझ है बीमारी का, कितने लोग बीमार हैं। हेल्थ इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में कितने लोग बीमार हैं, बट डू नॉट मेजर द सब क्लिनिकल और इन एपरेंट डिजीज स्टेट, वो डिजीज बीमारी कौन सी है उसको नहीं हमने देखना है, कितने लोग बीमार हैं केवल उसको काउंट करना है। इंसिडेंस 2 तरीके से हम देख सकते हैं कि कितनी घटनाएं घटी बीमार होने की, कितनी बीमारी फैली हुई है। प्रीवलेंस मतलब कितना फैली हुई है और कितने लोग बीमार हो रहे हैं। नंबर ऑफ न्यू इवेंट्स और न्यू केसेस ऑफ डिजीज इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन, कितने नए केस आ रहे हैं विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया इज 176, 176 लोग पर 1 लाख पे 176 लोगों को टीबी की बीमारी हो रही है। कितना फैला हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल हु हैव डिजीज एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक टाइम पे टोटल लोग कितने, ये तो 1000 पे 1 लाख पे काउंट किया गया ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे टोटल कितने लोग बीमार हैं, ठीक है। अब 1 लाख लोग हो सकता है इस शहर से देखे गए हों, अब पूरी इंडिया का ले लेंगे तो 1 लाख बहुत सारी पॉपुलेशन बन जाएगी। तो एक टाइम पे टोटल कितने लोग बीमार हैं उसको देखा जाता है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ हैविंग डिजीज, डिवाइड करते हैं कितने लोगों को बीमारी हो सकती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द प्रीवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया इज 230 पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो देख सकते हो कि कितनी बीमारी एक तरह से फैली हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल हैव बीन डिजीज, कितनों को बीमारी है, डिवाइड कर देंगे कितनों को बीमारी हो सकती है, तो नंबर निकल के आता है हमारे पास 230, ठीक है। तो ये आंकड़ा ना याद रहे कोई बात नहीं, डेफिनेशन पक्का याद रखनी है। डिसेबिलिटी रेट, डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, काम ना कर पाना किसी बीमारी की वजह से। डिसेबिलिटी रेट्स आर ऑफ 2 कैटेगरीज, इवेंट टाइप इंडिकेटर, नंबर ऑफ डेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, कितने दिनों तक उसकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड रही, काम नहीं कर पाया। बेड डिसेबिलिटी डेज, कितने दिनों तक बेड रेस्ट पे रहा, ठीक है, बिल्कुल।
वर्क लॉस डेज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, कितने दिनों का उसको काम का लॉस हुआ। तो डिसेबिलिटी रेट हम लोग इस तरह से इसको काउंट करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फिर पर्सन टाइप इंडिकेटर, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, चल फिर नहीं पा रहा, कन्फाइंड टू बेड, बेड पर ही है पूरी तरीके से, कन्फाइंड टू, ये रेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, बेड डिसेबिलिटी डेज, ठीक है ना, रेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे पर्सन टाइप आ गए, इंडिविजुअल पे आ गए हम लोग, जो केवल क्या है बेड तक ही है, कन्फाइंड टू हाउस, घर के अंदर ही, घर से बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। और या स्पेशल एड इन गेटिंग अराउंड, या किसी खास चीज एड मतलब सहायता की जरूरत पड़ रही है उसको घूमने फिरने के लिए। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, एग्जांपल लिमिटेशन टू परफॉर्म द बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ईटिंग, वॉशिंग, ड्रेसिंग। हम एक तरह ये भी देखते हैं कि डिसेबिलिटी को काउंट करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अपने रोजमर्रा का काम ही नहीं कर पा रहा है, नहाना धोना खाना पीना। तो दो कैटेगरी में है, नंबर ऑफ डेज कि उसको काम करने से रोका गया, भैया काम मत करो रेस्ट कर लो। बेड डिसेबिलिटी डेज, बेड पे चले जाओ रेस्ट करो। वर्क लॉस, कितने दिन होगा उसका काम का लॉस हो गया, ये आ गया बिल्कुल खतरनाक वाला, ठीक है। एक है हमारे पास सुलिवन्स इंडेक्स, ये क्या कहता है, इट इज रेफर्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। हम लोग ये मान के चले कि एक इंसान को पूरी जिंदगी के दौरान कितना टाइम वो क्या रहा, फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब जैसे आपको कोई बीमार हो जाता है, आप बेड पकड़ लेते हो तो आप डिसेबल हो गए हो, ठीक है। तो ये इंडेक्स क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द कंट्री, कितने दिनों तक इंसान जिंदा रहेगा। प्रोबेबल ड्यूरेशन, संभावित समय ऑफ बेड डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी, वो समय पूरी जिंदगी के दौरान जब उसने बेड पकड़ लिया या कोई काम नहीं, मेजर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो उसमें से इसको घटा देंगे तो ये सुलिवन्स इंडेक्स आ जाएगा, यानी कि उतना समय आ जाएगा जितना समय वो फिट रहा, टोटल टाइम जितना जिंदा रहेगा और कितना टाइम के लिए वो बेड पकड़ा उसने, इससे वो माइनस कर देंगे तो सुलिवन इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर में जाहिर सी बात है हेल्थ का ताल्लुका सीधा सीधा किससे है, न्यूट्रिशन से है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर, ये एक पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर है। न्यूबॉर्न्स आर मेजर्ड फॉर देयर बर्थ वेट, अब जो नए बच्चे पैदा हुए हैं समझना, जिसका वजन अच्छा होता है यानी कि उसकी खवाई पियाई या खाना पीना अच्छा हुआ है कि है ना, कितना लंबा चौड़ा बच्चा हुआ है, हेड सरकमफरेंस, सर का चौड़ाई कितनी है, ये सब बच्चा जो है देखा होगा तुमने, जो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं सर की चौड़ाई भी कम होती है, जो हेल्दी बच्चे होते हैं 5-5 किलो तक के, उनका सर भी थोड़े से बड़े रहते हैं, ठीक है ना। दे रिफ्लेक्ट द मैटरनल न्यूट्रिशन, ये सब क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, माँ को कितना अच्छा खाना पीना मिला है, उसकी हेल्थ कैसी रही, ठीक है। अब बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है उनको एंथ्रोपोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक में क्या आ गया, वेट नापेंगे, हाइट नापेंगे और मिड आर्म सरकमफ्रेंस नापेंगे, जो बीच की आर्म होती है उसका सरकमफ्रेंस। मेजर्स एक्यूट माल न्यूट्रिशन, अगर वेट कम है इसका मतलब माल न्यूट्रिशन है, पोषण की कमी है। हाइट कम है तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन माना जाएगा, गंभीर या एक्यूट हो गया। मिड आर्म सरकमफ्रेंस अगर मेजर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, इससे भी हमको क्या पता चलता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता है पोषण की कमी। एक्यूट कब होगा कब क्रोनिक होगा, किससे हमें एक्यूट और क्रोनिक का पता चलता है, ये देखना है हमें यहाँ पर। ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज डन बाय मेजरिंग वेट फॉर एज, किस एज पर कितना वजन है, हाइट फॉर एज, किस एज पे कितनी हाइट है, वेट फॉर हाइट, इस हाइट पे कितना वेट है। हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस, चेस्ट की चौड़ाई कितनी है, सर की चौड़ाई कितनी है, एंड मिड आर्म सरकमफ्रेंस। ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए किस एज पे, मान लो 5 साल का है, वजन कम है तो कुपोषण है। हाइट फॉर एज, लंबाई खूब होगी लेकिन वजन कम है, कुपोषण है। वेट फॉर हाइट, हाइट इतनी हो गई है वजन कम है, कुपोषण है। हेड चेस्ट सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, चेस्ट की चौड़ाई जो सीना होता है, सर पतला दुबला तो नहीं है, ये सब क्या है, किसी बच्चे के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग इंडिकेटर, यानी अगेन क्या है, हेल्थ के इंडिकेटर है। ये सब चीजें ओके होंगी तो हम कहते हैं कि बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है। इन अडल्ट अंडरवेट, जिसका वजन कम है, मोटापा, अनीमिया है, आर जनरली कंसिडर्ड रिलायबल न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। इनको हम लोग क्या मानते हैं, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर मान लेते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर डिलीवरी दी जा रही है, दिस इंडिकेटर रिफ्लेक्ट द इक्विटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज। जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं, है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के प्रावधान क्या क्या हैं हमारी पूरी कंट्री में, जो ये हेल्थ केयर सर्विस सरकारी तौर पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे कि बात कर लें डॉक्टर की पॉपुलेशन क्या है, तो यहाँ पे देखें तो 6 डॉक्टर 1 लाख पर हैं, ठीक है। नर्स की पॉपुलेशन क्या है, सॉरी 10,000 है, ये 13 नर्सेस हैं 10,000 पर। पॉपुलेशन बेड रेशो क्या है, 8.9 है 10,000 पे, बहुत कमी है। इंडिया में तो डॉक्टर्स की बहुत कमी है,
ठीक है ना। यूटिलाइजेशन रेट क्या होता है? यूटिलाइजेशन रेट और एक्चुअल रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन नीड ऑफ द सर्विस। ये वो रेशो है जिन लोगों को सर्विस की जरूरत है, हेल्थ केयर सर्विस की, हु एक्चुअली रिसीव इट इन अ गिवन पीरियड। ठीक है ना। रेशो है किसका? प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन नीड हु एक्चुअली रिसीव इट इन गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। ठीक है ना। जिन लोगों को जरूरत थी और उनको ये सर्विस मिली। इट डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। कितनी सर्विस अवेलेबल है, कितना इजीली एसेसिबल है। अब मान लो कोई दूर दराज रह रहा है, शहर में आ ही नहीं पा रहा है, इजीली एसेसिबल नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है सरकारी अस्पतालों में, वो देखना पड़ेगा। एंड द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सिस्टम, और इंसान का हेल्थ केयर सिस्टम के प्रति एटीट्यूड क्या है, यार वहां नहीं होगा कुछ, हम तो यहां जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये सब चीजें यूटिलाइजेशन रेट को डिसाइड करती हैं कि कितना यूटिलाइज करेगा इंसान किसी हेल्थ केयर सर्विस को। एग्जाम्पल, प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स हु आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड, सरकारी चलते हैं लेकिन कितने लोगों को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन मिलता है? 43.5% ही है, सब लोग नहीं करा रहे हैं। प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव ANC केयर, ठीक है, ये होता है एंटीनेटल केयर और हैव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ठीक है, उनको जो ये मिल रहा है, कितने वुमेन्स को ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग, कितने परसेंट लोग फैमिली प्लानिंग को अपना रहे हैं। बेड ऑक्यूपेंसी रेशो, बेड टर्नओवर रेशो, कितना बेड ऑक्यूपाई हो रहा है, कितना बेड खाली हो रहे हैं ना, ये सब चीजें काउंट की जाती हैं। तब हमको समझ में आ रहा है कि यूटिलाइज कितनी हो रही है, जो हेल्थ केयर सर्विस है वो यूटिलाइज किस रफ्तार से हो रही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका रेट अच्छा होगा, इसमें उसका यूटिलाइजेशन उतना अच्छा हो रहा है। इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, घूम फिर के बातें वहीं आ गई। दिस इंक्लूड रेट्स ऑफ सुसाइड। अब देखो यहाँ पर सोशल और मेंटल हेल्थ का वहां पे एक अलग जिक्र चल रहा था, यहाँ पे रेट ऑफ सुसाइड और इसकी बात आ गई, कितने लोग मर रहे हैं, है ना। यहाँ पे इंडिकेशन यहीं से तो मिलेगा कितना नुकसान हो रहा है। इसमें रेट ऑफ सुसाइड, होमिसाइड यानी कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एंड अदर क्राइम। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितना हो रहा है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कितनी है, कितना ना जो जुवेनाइल है ना, जो क्या कहते हैं उसे, किशोर, जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, कितना क्राइम कर रहे हैं। अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल या नशा का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कितना हो रहा है। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये सब चीजें काउंट की जाती है इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को कैसे हम जज करेंगे कि सोसाइटी की मेंटल हेल्थ कैसी है, तो ये सब देखें, कितना लोग आत्महत्या कर रहा है, कितना एक दूसरे को मार रहा है, क्या क्राइम का रेशियो है, वगैरह वगैरह। दिस इंडिकेटर प्रोवाइड अ गाइड टू सोशल एक्शन, ठीक है ना, फॉर इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल। अब जब हमको लगता है कि समाज में क्राइम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लोगों की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तभी तो क्राइम ज्यादा है। तो वही कह रहा है, ये इंडिकेटर प्रोवाइड कराते हैं, गाइड, एक हमें हेल्प करते हैं समझने में कि क्या इंप्रूव करने के लिए हमें एक्शन लेने हैं सोसाइटी में। सोशल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। ऑब्वियसली बात है, माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे की मेंटलिटी ठीक वैसी हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। तो देखते हैं क्या है एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। दिस रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों चीजें आ गई। बायोलॉजी हमारी बॉडी और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट हमारा आसपास का, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट, ओके। इन विच डिजीज ऑकर एंड पीपल लिव, जहां पे डिजीज होती है और वहां लोग रह रहे हैं। तो एनवायरमेंट मतलब हमारे आसपास की चीजों की बात हो गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दोज, ज्यादातर इंपॉर्टेंट वो हैं, आर दोज मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे कहना चाह रहा है कितना यहाँ पर हाइजेनिक साफ सफाई होती है और पीने का पानी कितना साफ सुथरा हमें मिल जा रहा है, ठीक है। दीज इंडिकेटर्स एक्सप्लेन द प्रीवेलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो इंडिकेटर्स हैं एनवायरमेंटल, ये बताता है कितना जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो बीमारियां फैलती हैं, वो कितनी प्रीवेलेंस है, कितनी ज्यादा फैली हुई है इन अ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में। द अदर इंडिकेटर्स आर दोज मेजरिंग द पॉल्यूशन ऑफ एयर। दूसरे इंडिकेटर क्या है, एयर में कितना पॉल्यूशन है, वाटर में कितना पॉल्यूशन है, रेडिएशन कितना है, नॉइज पॉल्यूशन कितना है, टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर कितना है, जो पेस्टिसाइड और वीडिसाइड चला जाता है इन फूड एंड वाटर। ये सारे भी क्या है, एनवायरमेंटल इंडिकेटर के अंदर आते हैं। इनसे भी अगर ये चीजें ज्यादा होंगी, इसका मतलब कम्युनिटी की हेल्थ, वहां पे उस एरिया की में रहने वाले लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अगेन आ गया सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। देखो नाम वही है लेकिन अंदर जो चीजें लिखी है वो अलग अलग हैं। दिस डू नॉट डायरेक्टली मेजर द हेल्थ। सोशो इकोनॉमिक से हेल्थ को हम डायरेक्ट नहीं पता लगाते हैं, ठीक है ना, बट आर इंपॉर्टेंट इन इंटरप्रेटिंग द हेल्थ इंडिकेटर।
इंटरप्रेट करने मतलब होता है किसी को एक्सप्लेन करना, बट हेल्थ इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, किस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया में डिकेड की बात करें तो 2001 से 11 में 17.64 है, हरियाणा में 19.9 था। भाई जाहिर सी बात है पॉपुलेशन किस रफ्तार से बढ़ेगी उस हिसाब से आपको पता चलता है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। पर कैपिटा जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, 5350 यूएस डॉलर, वर्ल्ड बैंक 2013 की जो रिपोर्ट है। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशो आप कितना डिपेंड है, लिटरेसी रेशो कितने पढ़े लिखे हो, हाउसिंग द नंबर ऑफ पर्संस पर रूम, ठीक है ना, एक रूम में कितने लोग आ रहे हैं, पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबल, एक इंसान को कितनी कैलोरी खाने को मिल रही है। ठीक है ना, तो सोशियो इकोनॉमिक, भाई जितना आप सक्षम होंगे आपकी लिटरेसी रेट अच्छी होगी, घर होगा अच्छा, खाने को मिलेगी कि अच्छा खासा है ना, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाएगा, पॉपुलेशन क्या करोगे आप, कंट्रोल में रखोगे। कंट्रीज विद फेवरेबल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैव रिपोर्टेड लेस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, फेवरेबल हैं, उनके पास हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उन कंट्रीज में कम पाई जाती हैं। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी लाई जाती है। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, ये क्या आ गया, पॉलिटिकल, सरकारी वाला आ जाएगा यहाँ पे हिसाब। ठीक है ना, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, इज एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, उसका एकमात्र जो इंडिकेटर क्या है पॉलिसी का, कि सरकार हमें कितना जो है एलोकेट कर रही है, कितने हमें हेल्थ केयर के साधन प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, द रिलेवेंट इंडिकेटर्स आर, जो रिलेवेंट है इससे मिलते जुलते, प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्पेंट ऑन हेल्थ सर्विस, सरकार जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कितना खर्चा कर रही है हेल्थ सर्विस के ऊपर, प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंट ऑन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन। ठीक है ना, कितना वो खर्चा कर रही है वाटर सप्लाई पर, सैनिटाइजेशन यानी कि साफ सफाई पर, और हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन पर। प्रोपोर्शन ऑफ टोटल हेल्थ रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है ना, टोटल प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर कितना खर्चा वो कर रही है, कितना उसके लिए डिवोटेड है वो, कि वो ठीक होना चाहिए। तो ये सरकारी के अंदर आ गया ये। इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है ना, क्वालिटीज ऑफ लाइफ के क्या इंडिकेटर है, जैसे कि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नाउ लेस इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम लोग लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज गेन्ड एट इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, क्यों है इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको PQLI कहते हैं। इट कंसोलिडेट इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ 1 year एंड लिटरेसी। फॉर ईच कंपोनेंट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्री इज प्लेस्ड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 100। देखो क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी कैसे अच्छी है, तो उसको हम लोग फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से नापते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 year, कितना जिंदा रहेगा 1 साल की उम्र तक, और कितना लिटरेसी पढ़ाई लिखाई है। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो इसको हम लोग स्केल होती है 1 से लेके 100, उसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, नापते हैं। ठीक है, और देखो जरा, जब हम इसको नापते हैं, द कंपोजिट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग द 3 इंडिकेटर्स गिविंग इक्वल वेटेज टू ईच ऑफ देम। ठीक है ना, द रिजल्ट इज प्लेस्ड ऑन द 0 to 100 स्केल। द PQLI डज नॉट कंसिडर द GNP, यहां पे हम GNP को कंसिडर नहीं करते हैं। बात समझ में आई। तो इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, ये 3 चीजें देख रहे हैं, और इसको हम लोग स्केल जो होती है 1 से लेकर 100 इसके बीच में नापते हैं। ठीक है, और जो कंपोजिट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग द 3 इंडिकेटर्स गिविंग, 3 इंडिकेटर्स को एवरेज करके इसको निकाला जाता है, जो ऊपर हमने दिए थे, इक्वल वेट टू ईच ऑफ देम। जो 3 इंडिकेटर्स थे, ये लाइफ, मॉर्टेलिटी, लाइफ और लिटरेसी, इन तीनों को एवरेज करके हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। द रिजल्ट, इसके रिजल्ट को हम लोग 0 से 100 के बीच में रख देते हैं। ठीक है, कि 35, 40 कितना है, और इसमें हम लोग GNP को कंसिडर नहीं करते हैं। इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक मिनट, ये रिपीट हो गया क्या, ठीक है, ये शायद रिपीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन के क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक और चीज आएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो उसमें बीच में हटा दूंगा मैं नोट्स में, ठीक है ना, शायद रिपीट हो गया इसमें, ये लाइन यहाँ पे जो होनी चाहिए थी। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द कंपोजिट इंडेक्स कंबाइनिंग
इंडिकेटर्स रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस हैं। लॉन्गेविटी, देखो वही चीज आ गई है, ठीक है, वो हमने बच्चों को उसमें किया था, एजुकेशन और ग्रॉस नेशनल इनकम, यहाँ पे हम GNI को काउंट कर रहे हैं। द रिजल्ट इज प्लेस्ड ऑन द 0 to 1 स्केल, 0 to 1 के स्केल में रखा जाता है। HDI फॉर इंडिया इज 0.702 और HDI में जो रैंकिंग है इंडिया की वो क्या है 135, ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इंडिया का, उसमें जो उसकी रैंकिंग है वो कितनी है 135 है, इसमें 0.702 आता है, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो इसका स्केल किया गया है इंडिया का वो ये है। अदर इंडिकेटर कौन कौन से हैं? सोशल इंडिकेटर में यूएन के द्वारा किए गए हैं वो कौन कौन से आते हैं? पॉपुलेशन देखी जाती है, फैमिली फॉर्मेशन देखा जाता है, फैमिलीज एंड हाउस होल्ड देखी जाएगी, लर्निंग एजुकेशन सर्विस देखी जाती है, तमाम चीज़ें हैं, लर्निंग एक्टिविटी देखी जाती है, कंजप्शन एंड एक्यूमुलेशन देखा जाएगा, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर सर्विस को देखा जाता है, हेल्थ सर्विस एंड न्यूट्रिशन को देखा जाता है। तमाम सारी चीज़ें हैं जो इसके अदर इंडिकेटर में काउंट की जाती है। बेसिक नीड्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या है? बेसिक नीड्स इंडिकेटर इट इंक्लूड कैलोरी कंजप्शन, एक्सेस टू वाटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ ड्यू टू द डिजीज, लिटरेसी, इलिटरेसी, डॉक्टर्स एंड नर्सेस पर पॉपुलेशन, रूम पर पर्सन, GNP पर कैपिटा। बेसिक नीड, एक इंसान की बेसिक जरूरत क्या है? उसको खाने को, पीने को, जिएगा कितना, डेथ ड्यू टू डिजीज, बीमारी से छोटी मोटी बीमारी हुई मर गया, अनपढ़ मतलब पढ़ाई नहीं हुई, डॉक्टर्स कितने हैं, नर्स कितने पॉपुलेशन में, और हाउसिंग आ जाएगा यहाँ पर, और GNP पर कैपिटा आ जाएगी। ये बेसिक नीड्स हैं, ठीक है ना। ये भी कुछ इंडिकेटर्स आए थे, मतलब घूम फिर के बात को वही बोली जा रही है, बट बेसिक नीड के अंदर से डाला गया है। हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ जरूरी है और सबका जो हेल्थ है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, ये क्या है? WHO का मिशन है। बाय 2000 द WHO हैड लिस्टेड द फॉलोइंग 4 कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर। उसने पहले तय किया था कि सबको 2000 तक आते आते सबकी हेल्थ को अच्छा करेगा, ठीक है। अभी गोल के बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। उसमें क्या है? हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, पॉलिसी जो हम बात कर चुके हैं वो बातें आएंगी इसके अंदर। सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है, रिलेटेड टू हेल्थ, जो सोशल और इकोनॉमिक है ना, सामाजिक और उसको पैसे को लेकर जो इंडिकेटर उसको रखा गया। इंडिकेटर्स फॉर द प्रोविजंस ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर की क्या क्या सुविधाएं हैं, प्रावधान है, उनको रखा गया इंडिकेट करने के लिए कि ये इंडिकेट करेंगे हेल्थ को। हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर, और जो हेल्थ का स्टेटस है इसके अंदर वही सारी चीजें आ जाएंगे, फिजिकल मेंटल वगैरह सारी बातें आ जाएंगे। तो WHO ने ये मिशन रखा और उसके अंदर ये 4 क्या रखे, उसने अपने इंडिकेटर रखे थे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये चैप्टर में इतना ही था। और अब आपका डी फार्मा आपका कैसा रहेगा, उसके क्या क्या इंडिकेटर रहेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? आपका अपना ऐप माइंड नर्चर, ठीक है ना। तो माइंड नर्चर से आपके डी फार्मा की हेल्थ कैसी रहेगी आओ देख लेते हैं, यानी कि उसका आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी? वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं? MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो? तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है।
सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।